ऑलराइट, सो आपके पास नॉलेज ग्राफ्स जो होते हैं ना, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, बिटवीन योर यूज़र विद योर आइटम्स, ठीक है, एंड उनकी अपनी इंफॉर्मेशन की आपके पास इंटरकनेक्शंस हो रहे होते हैं, सही है। सो इट यूजेस द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटा टू मेक पर्सनलाइज्ड recommendations. Interest information of users and similarity scores are accumulated and stored directly in graph, ठीक है। इट इज़ अ लॉजिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मॉडल सेमेंटिक्स, ठीक है, यानी कि सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आपकी इसमें स्टोर हो रही होती है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक नॉलेज ग्राफ बनाया हुआ है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ नॉलेज ग्राफ। एक होता है आपके पास जो होता है आपका यूज़र आइटम इंट्रैक्शन, जिसके अंदर आपके पास यूज़र्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं जैक और एलन, एंड हमारे पास यहाँ पे आइटम्स कुछ मूवीज़ हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसेप्शन एंड मैन ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एंटिटीज़ हैं, ठीक है, और इनको बेसिकली हमने कनेक्ट किया हुआ है एक एज से, जिसको हम कोई सेमेंटिक मीनिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कि इज़ अ फ़ैन ऑफ, सो जैक इज़ अ फ़ैन ऑफ इंसेप्शन, एलन इज़ अ फ़ैन ऑफ इंसेप्शन एंड एलन इज़ अ फ़ैन ऑफ मैन ऑफ स्टील, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली योर यूज़र आइटम इंटरेक्शन। नाउ जब भी आप यहाँ पे इंटरेक्शन का वर्ड सुनो तो उसका मतलब ये है कि या तो जैक को ये चीज़ पसंद है तभी उसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, या पे नहीं है, यानी कि जैक का कोई रिलेशन नहीं है मैन ऑफ स्टील के साथ, यानी कि उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। इस केस सिनेरियो के अंदर देयर इज़ नो रेटिंग्स, ठीक है। तो इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि वो बाइनरी होती हैं, येस और नो, और वो रेटिंग्स यानी कि 1 to 5 रेटिंग्स नहीं होती। देर ऑलवेज येस और नो का रिलेशनशिप होता है, या तो येस होगा या नो होगा या ज़ीरो होगा या 1 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि इंटरेक्शंस का मतलब बाइनरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपके पास एक बाईपर्टाइड ग्राफ है। क्यों ये बाईपर्टाइड ग्राफ है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ये सेट है और दूसरा सेट ये है, इसलिए ये बाईपर्टाइड आपके पास ग्राफ है। इसका जो सेकंड हाफ जो है ये हमारा नॉलेज ग्राफ है, जो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि इंसेप्शन एक साईफाई मूवी है जो बेसिकली नोलन क्रिस्टोफर नोलन इसका डायरेक्टर था, ठीक है। क्रिस्टोफर नोलन वाज द राइटर फॉर मैन ऑफ स्टील, एंड स्नाइडर जो था वो बेसिकली डायरेक्टर था मैन ऑफ स्टील का। सो मैंने डिफरेंट कलर से डिफरेंट रिलेशनशिप्स दिखाए हुए हैं, जैसे ब्लैक से फैन ऑफ का है, आपके पास ब्लू के अंदर हैज़ जॉनर ऑफ है, ठीक है, ग्रीन में इज़ डायरेक्टर ऑफ, और रेड में इज़ राइटर ऑफ है, ठीक है। सो ये पूरा पार्ट है रिलेटेड टू योर नॉलेज ग्राफ कि ये पर्टिकुलर आइटम की क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये आपको बहुत सारे डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज आपके पास नॉलेज ग्राफ रिप्रेजेंट सेमेंटिकली रिच रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। हमने देख लिया कि सेमेंटिकली रिच होता है। इन कंटेंट बेस्ड वी नीड टू यूज़ ऑल ऑफ द फीचर्स, बट इन के जी वी कैन स्किप। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नई मूवी चाहिए जो क्रिस्टोफर नोलन ने बेसिकली बनाई है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, क्रिस्टोफर नोलन पे गया और मुझे पता चल गया मुझे मैन ऑफ स्टील चाहिए थी। अब इसके अंदर मैं इस आइटम के थ्रू, नोलन के थ्रू मैंने ये मूवी देख तो ली, इसके लिए मैंने साईफाई को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर नहीं किया, यानी दूसरे फीचर्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा। कंटेंट बेस के अंदर सारे फीचर्स कंसिडर करने पड़ते थे। नाउ ड्यू टू द ग्राफ्स देयर आर मल्टीपल पाथ्स, बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं फॉर द रिकमेंडेशन, थस मोर डाइवर्सिटी टू अ रिकमेंडेशन, ठीक है। सिंस हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हैं, इसका मतलब ये है कि हम कोई डिफरेंट पाथ्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके पास डाइवर्स रिकमेंडेशंस हो सकें। फॉर एग्जांपल वी वांट टू रिकमेंड अ मूवी विच इज़ एट अ स्मॉलर डिस्टेंस विच कैंट बी डन इन कंटेंट बेस। तो कंटेंट बेस के अंदर वो आपको टॉप 5 बता देता है, लेकिन अगर आप उससे ये बोलो कि मुझे स्मॉलर डिस्टेंस पे कौन सी चाहिए, तो वो आपको ला के नहीं देता। इसके अंदर स्मॉलर डिस्टेंस की एग्जांपल ये है कि आपके पास यूज़र है, ये एक मूवी है जो साईफाई से कनेक्टेड है, और एक और ये मूवी M1 है। तो स्मॉलर डिस्टेंस क्या है, यूज़र 1 का M2 के साथ है, तो उसको ये वाली मूवी रेकमेंड हो जाएगी, उसको M1 रेकमेंड नहीं होगी। अगर मुझे लार्जर डिस्टेंस की चाहिए होती है तो फिर यूज़र 1 को M1 मूवी रेकमेंड हो जाती।
सही है। सो डाइवर्सिटी के अंदर बस 3 पॉइंट्स है, एक सेमेंटिकली रिच इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कंटेंट बेस के अंदर सारे फीचर्स यूज़ हो होते थे, इसके अंदर आप स्किप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि मल्टीपल पाथ्स हैं। और चौथी चीज़ ये है कि स्मॉलर डिस्टेंसेस आप यहाँ से उसके थ्रू मूवीज़ ले सकते हैं। स्केलेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ग्राफ बेस्ड सिस्टम्स जो है ना उसके अंदर स्पार्सिटी का मसला नहीं आता, क्योंकि अगर कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ किसी के साथ या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको उस चीज़ को हम हटा देंगे, ठीक है। सो यूज़र की जो प्रेफरेंस जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड सिमिलैरिटी जो कैलकुलेशंस, अच्छा ये दूसरा पॉइंट है। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ग्राफ बेस्ड सिस्टम्स डजंट हैव स्पार्सिटी बिकॉज इट वुडंट हैव एन एज फॉर दैट कनेक्शन। यूज़र प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन सिमिलैरिटी कैलकुलेशंस आर accumulated एंड स्टोर्ड इन अ ग्राफ। यानी कि आप अगर कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग के अंदर देखो तो कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग के अंदर एक मसला ये आ रहा था कि आपको बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ी थी। जब एक नया यूज़र ऐड होता है तब भी आपको सारी कैलकुलेशंस वापसी करनी पड़ी थी। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी RDP के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, कि नोड्स जो है ना वो प्रीवियस नेबर की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल U1 से U2 का डिस्टेंस है 2, बल्कि मैं इसको क्या कहते हैं नंबर वाइज कर लेता हूँ। सो U1 का U2 के साथ है 1, U2 का U3 के साथ है 2, U3 का U4 के साथ है 3 एंड देन U3 का U6 के साथ है 4। सो अगर मुझे U3 पे पहुँचना है तो मुझे पता है कि मैं U2 के थ्रू पहुँच सकता हूँ कितने डिस्टेंस 2 के थ्रू, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही मेरे पास U2 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके अपने टेबल में स्टोर हो जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप बेसिकली अपनी सिमिलैरिटी की जो भी कैलकुलेशन है ना वो पर्टिकुलर नोट्स में स्टोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू इट कैन बी ईजियर टू स्केल इट अप, ठीक है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दी कैलकुलेशंस, ऑल ऑफ द सिमिलैरिटीज़ अगेन एंड अगेन फॉर द न्यू यूज़र्स। यू कैन जस्ट यूज़ इट using the existing information stored in your nodes, ठीक है। अच्छा, नॉलेज बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है एम्बेडिंग बेस्ड, दूसरा है पाथ बेस्ड और तीसरा है आपके पास रिपल नेट। सबसे पहले एम्बेडिंग बेस्ड को देख लेते हैं। एम्बेडिंग बेस्ड बिल्कुल कुछ नहीं है, बस मैं इसको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। आपके पास एक डेटा सेट होता है जिसमें आपके पास यूज़र्स होते हैं और आपके पास आइटम्स होता है, ठीक है। अब आइटम जैसे यहाँ पे रिलेटेड थे, उनकी कुछ किसी तरीके से ग्राफ बन रहा था, यानी कि कुछ स्ट्रक्चरल नॉलेज थी, ठीक है। यानी कि जब भी मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ ना तो मैं स्ट्रक्चरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो कोई स्ट्रक्चरल नॉलेज हो सकती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर ये जॉनर्स लिखने के बजाय हमेशा कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लिख दूँ, या मैं कोई एक विजुअली आपके पास एक ग्राफ कोई पिक्चर दे दूँ, ठीक है। यानी मैं एक मल्टी मॉडल सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ टेक्सचुअल डेटा नहीं है बट स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन भी है, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी है और विजुअल इन्फॉर्मेशन भी है। तो एम्बेडिंग नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के अंदर होता क्या है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी नॉलेजेस हैं फॉर योर आइटम्स उनकी आप एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल वेक्टर, टेक्सचुअल के लिए टेक्सचुअल वेक्टर, विजुअल के लिए विजुअल वेक्टर, ठीक है। इसके थ्रू आपकी एम्बेडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर आप करते ये हो कि यूज़र की एक अपनी यूज़र लेटेंट वेक्टर बनता है और इन सारी वेक्टर्स को एक आइटम ऑफसेट भी बन रहा होता है। इन सब आप अपनी एम्बेडिंग्स को कंबाइन करते हो और आप एक क्रिएट कर देते हो आइटम लेटेंट वेक्टर। फिर आप करते ये हो कि यूज़र लेटेंट वेक्टर और आइटम लेटेंट वेक्टर को आपस में कंपेयर करते हो, उनकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हो और ये आइडेंटिफाई करते हो कि क्या ये पर्टिकुलर आइटम जो भी है उनमें से ये आइटम क्या यूज़र को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन योर कोलैबोरेटिव सिमिलैरिटी लर्निंग, ठीक है। सो किया कुछ नहीं है, हमने इनपुट के अंदर यूज़र का लेटेंट वेक्टर बनाया, आइटम का लेटेंट वेक्टर बनाया था जिसकी हमने सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर ली। आइटम के लेटेंट वेक्टर को बनाने के लिए हमने उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट की फ्रॉम द स्ट्रक्चरल, टेक्सचुअल एंड विजुअल एम्बेडिंग्स, ठीक है, या नॉलेज। ना स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन के लिए हम बेसिकली ट्रांस आर एम्बेडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज़ बेसिकली योर नेबरहुड की इन्फॉर्मेशन।
टेक्सचुअल नॉलेज के लिए वर्ड2वेक्स, स्टैक डी नॉइज ऑटो इनकोडर यूज़ कर रहे हैं या बेजियन STE यूज़ कर रहे हैं। विजुअल नॉलेज के लिए स्टैक कॉन्वोल्यूशन ऑटो इनकोडर यूज़ कर रहे हैं या बेजियन SCAE यूज़ कर रहे हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये जो एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहा है ना, ये इन मेथड्स पे रिलाई कर रहा है, और इनके जो ड्रॉबैक्स होंगे वो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होंगे, इस पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, इस पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकते हैं इनके ड्रॉबैक्स। तो एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि जितनी अच्छी एम्बेडिंग्स बनेंगी उतना ज़्यादा अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगी। ना नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स जो होते हैं ये और ज्ञान जो होते हैं ना, ये नेगेटिव इंटरेक्शंस को कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन क्या है कि वेदर अ यूज़र डिसलाइक्स इट। एक होता है कि पास यूज़र को पसंद आएगा या वो नहीं देखेगा, और दूसरा होता है जिसके अंदर वो नेगेटिव, उसको उसको वो पसंद ही नहीं है चीज़। तो नेगेटिव इंटरेक्शंस आपकी नॉलेज बेस हैंडल कर सकता है। दिस ऑल्सो यूजेस कोसाइन सिमिलैरिटी एंड योर पेज रैंक फॉर योर कोलैबोरेटिव लर्निंग। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो लेटेंट जो एम्बेडिंग्स क्रिएट हो रही थी, ठीक है, एम्बेडिंग्स जो है ना वो बेसिकली एक लेटेंट वेक्टर्स हम समझ सकते हो। एक ग्राफ है और हर एक ग्राफ के अंदर कोई लेटेंट वेक्टर बन रहा होगा। उस लेटेंट वेक्टर के अंदर एम्बेडिंग्स बन रही होंगी और वो बेसिकली ये बता रही होंगी कि वो एक नोड किस दूसरे नोड से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी कि लेटेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, दैट मीन्स हिडन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो आपके पास एक लेटेंट वेक्टर बना, ये आइटम वेक्टर, ठीक है, और समझो उस आइटम वेक्टर के अंदर इवन दो वो एक एम्बेडिंग होगी, वो लाइक रैंडम बंच ऑफ वैल्यूज़ होंगी, लेकिन इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड what that latent vector is doing, you can extract a lot of information out of it. You can extract के उसका डिस्टेंस एक और आइटम से कितना दूर पर है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक लेटेंट वेक्टर बना रहा हूँ फॉर जनरेटिंग एन इमेज ऑफ लेट्स से ऑफ अ कैट, ठीक है। तो इसकी मेरे पास कोई एक एम्बेडिंग आ गई जो आपके पास एक लेटेंट वेक्टर है। अब मुझे एट फर्स्ट पता नहीं है कि ये वेक्टर के मायने क्या है, बट मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाई और फिर मुझे पता चला कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू जो है ना, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ना तो कैट का कलर चेंज हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एम्बेडिंग्स जो क्रिएट हुई हैं या जो लेटेंट वेक्टर क्रिएट हुआ है, इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन है, और वो हिडन इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि एक नोड का डिस्टेंस क्या है दूसरे नोड से, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपी हुई हो सकती है। नाउ मूविंग ऑन, पाथ बेस क्या है? पाथ बेस बहुत सिंपल है, ठीक है। इट्स वेरी सिमिलर टू योर डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो आप करते ही हो, आप एक एक्टिव यूज़र से स्टार्ट करते हो, आपके पास स्टार्ट करते हो आप रेटेड आइटम्स के साथ, रेटेड इंटरेक्शंस। रिमेंबर, कोई रेटिंग नहीं दे रहे उसको, इसको बस इसके साथ इंटरेक्शन हुई हुई है, इसके साथ आप स्टार्ट करते हो और आप बेसिकली अपना पाथ ट्रेवर्स करते हो यूजिंग योर मैक्सिमम यूटिलिटी, ठीक है। आप बेसिकली मैक्सिमम पाथ ट्राई कर रहे होते हो, या एक और तरीका ये है कि आप सारे पाथ जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उन सब के आप क्या करो, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और उनमें से जो सबसे मैक्सिमम आ रहा है ना उसको चूज़ कर लो, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जैक इंसेप्शन पे आया, 3 आया, साइफाई आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। और आप हमेशा रुकते कहाँ पे हो? एक अनरेटेड आइटम पे रुकते हो। अच्छा, यहाँ पे रिमेंबर ये करो कि ये यूज़र है और ये आइटम्स हैं, और ये जो है ना ये नॉलेज ग्राफ है, ये आइटम्स नहीं है। तो ये जो समझो ना, ये टेक्निकली एक प्रॉपर्टी है इस मूवी की, ठीक है। सो अनरेटेड जो होंगी ना, जो भी मूवीज़ होंगी ना वो यहाँ पर होंगी, तो इसलिए मैंने ये पूरा पाथ लिया है, ठीक है। अब इसका अगर पाथ हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है? 0 + 3 + 3 + 4 + 2, सो दिस इज़ 6 10 12, तो पाथ 12 बना इसका, ठीक है। अगर एक और मूवी होती है तो फिर आप वहाँ से देखते हैं, ठीक है। अगेन इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी एक मूवी थी, इसको क्यों नहीं कंसिडर किया, कर सकते हो उसको कंसिडर। इसका पाथ आपके पास 6 हो जाएगा, फिर भी आप मैक्सिमम पाथ इसका ही लोगे, ठीक है।
सो जो एग्जांपल मैंने फॉलो की थी उसके अंदर उसको एज क्या कहते हैं एज अ रेटेड आइटम कंसिडर कर रहा था और इसको एज एन अनरेटेड आइटम कंसिडर कर रहा था. सो आई जस्ट रीड दिस वेरी क्विकली. फॉर एन एक्टिव यूजर ट्रेवर्स अ पाथ फ्रॉम ईच ऑफ द टॉप के रिलेटेड interactions items of users. Each edge has a feature score. This feature score is determined by the domain experts. ठीक है. Each फॉर ईच पाथ इट एंड्स ऑन एन अनरेटेड आइटम. तो हम अनरेटेड आइटम पे रुके थे और फिर आप उसका आर्ग मैक्स ले लेते हो यानी मैक्सिमम ले लेते हो जिसका भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू आई थी. द टॉप के आइटम्स विद मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यूज़ आर रिकमेंडेड. डायरेक्शन डजेंट मैटर्स. तो यू कैन सी कि यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ थी लेकिन हमने फिर भी पूरी ये वाली वी weren't टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्शन. एजेस ऑफ द सेम रिलेशन हैव सेम वेट्स. जो जैसे तुम देखते हो कि जो ब्लैक वाले थे उन सबके 0 हैं, जो ब्लू वाले हैं उन सबके 3 है, ग्रीन वाले के सबके 4 हैं, राइट. योर ये जो बेसिकली एक एल्गोरिथम यूज़ कर रहा होता है ये यूज़ कर रहा होता है मार्कोवियन रैंडम मूवमेंट. एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि मोर हॉप काउंट इक्वल्स टू मोर रेलेवेंट. सो वी वांट द हाईएस्ट हॉप काउंट. इसका मतलब इसलिए है क्योंकि यू कैन अज्यूम कि फॉर एग्जांपल मुझे साईफाई मूवी पसंद है तो जैक क्या करेगा, इंसेप्शन के थ्रू जाएगा, साईफाई के थ्रू जाएगा, इंटरस्टेलर पे जाएगा और फिर वो ना साईफाई की ही डेप्थ में जा रहा है. सो इसलिए ज़्यादा रेलेवेंट है. ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या है, स्पार्सिटी कैन लीड टू डेड एंड्स. अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो वो एक जगह पे जाके फंस जाएगा. सो दैट्स प्रॉब्लम है. ये होता था. लॉन्ग टेल प्रॉब्लम भी है कि फॉर एग्जांपल एक ही अगर स्पार्सिटी है तो वो एक ही आइटम्स बार बार रेकमेंड करेगा, दूसरे आइटम्स पे कभी जाएगा नहीं. ठीक है. उनकी लाइक मैक्सिमम यूटिलिटी आएगी नहीं कभी भी. तो सोल्यूशन क्या है कि आप मल्टीपल यूज़र्स को ना क्लस्टर कर दो. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप उनके कनेक्शंस मर्ज कर लेते हैं ताकि आपकी कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है, ये एनपी प्रॉब्लम है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं. देयर कुड बी इनफाइनाइट पाथ्स, राइट. जितनी ये प्रॉब्लम होगी इतने ज़्यादा पाथ्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा ग्लोबल ऑप्टिमा ढूंढने में जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो हम इसका सोल्यूशन क्या है कि लोकल ऑप्टिमा पे फिक्स हो जाओ कि यानी फिक्स अमाउंट ऑफ पाथ्स रख लो. यानी कि मैं सिर्फ 100 पाथ्स यूज़ कर रहा हूँ और 100 पाथ्स मैंने डिफाइन कर दिया, रैंडम 100 पाथ्स हमेशा चूज़ करेगा. तो उसके अंदर वो लोकल ऑप्टिमा ढूंढ रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. लास्ट हमारे पास आता है रिपल नेट. ठीक है. रिपल नेट के अंदर हमारे पास यूज़र होता है, यूज़र की क्लिक हिस्ट्री होती है, प्रोपिगेशन हो रही होती है, रिपल सेट्स बन रहे होते हैं. ठीक है. आइटम से आइटम एम्बेडिंग्स बन रही होती हैं और फिर हम करते ये हैं कि हम चाह ये होते हैं कि जो यूज़र की हिस्ट्री जो है ना उसको हम फ्यूज़ कर सकें आइटम की एम्बेडिंग्स के साथ. सो यू कैन सी कि जो भी रिपल्स बन रहे हैं ना जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एक यूज़र को पसंद है वो हम कंबाइन कर देते हैं अपनी आइटम एम्बेडिंग के साथ, उसको वेट दे देते हैं और जितने भी हमारे रिपल्स बन रहे हैं ठीक है उसकी सब की एम्बेडिंग्स को हम ऐड करके यूज़र एम्बेडिंग बना देते हैं. ठीक है. सो जो भी हमारे पास यूज़र क्लिक हिस्ट्री को कंबाइन कर रहे थे आइटम एम्बेडिंग्स के साथ वो बेसिकली बन रहा था यूज़र एम्बेडिंग. उसको हमने क्रॉस किया किसके साथ, मेन आइटम एम्बेडिंग के साथ और फिर प्रिडिक्ट किया कि वेदर ये यूज़र यू को ये आइटम वी पसंद आएगा या नहीं आएगा. नाउ रिपल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास यू स्टार्ट ऑफ विद योर इनिशियल मूवीज़ जिनको आपने रेट किया हुआ है. ठीक है. जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन है. फिर आप क्या करते हो, उनके जितने भी नेबर्स हैं ना आप उनके कनेक्शंस के पास जाते हो, उनके नेबर्स पे जाते हो. तो आप हॉप इक्वल्स टू 1 यानी कि ये रेड स्क्रीन पे गया, ये रेड स्क्रीन, ये जो ग्रीन से जो बने हुए ना ये इसके हॉप इक्वल्स टू 1 के नेबर्स हैं. हॉप इक्वल्स टू 2 में लाइक पूरा ही कवर हो जाएगा इसमें. तो आप कर ये रहे हो कि यूज़र ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रेफर किया तो हॉप इक्वल्स टू 1 पे वो ये प्रेफर करेगा. तो इनकी एम्बेडिंग्स को कंबाइन कर दो आइटम एम्बेडिंग्स के साथ. ठीक है. और फिर जैसे जैसे हॉप्स बढ़ते जा रहे हैं उन सब की एम्बेडिंग्स को लिया, सबको कंबाइन किया और उससे यूज़र एम्बेडिंग बना दी कि बेसिकली ये यूज़र्स होंगे उनको ये आइटम्स पसंद है बिकॉज दे लाइक दिस सिमिलैरिटी ऑफ आइटम्स, इन जॉनर्स के उनको आइटम्स पसंद हैं. सो आपने इनपुट में क्या दिया, यूज़र एम्बेडिंग्स दे रहे हैं और आप एक क्या दे रहे हो, आइटम एम्बेडिंग जो इसका ये वाला पार्ट है. ठीक है. उससे आपको प्रेडिक्टेड क्या मिलेगा कि यूज़र यू को एक सर्टेन आइटम वी पसंद आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. सो इट लुक्स एट द नेबर्स रिपल्स अनरेटेड आइटम्स, जो अनरेटेड आइटम्स थे हॉप इक्वल्स टू 1 पे उसने इनको देखा यूजिंग द रेटेड आइटम्स विच आर यूज टू क्रिएट आइटम एम्बेडिंग्स. तो इसने आइटम एम्बेडिंग क्रिएट कर दी जिनको आपने कंबाइन किया. ठीक है.
ऑल ऑफ द एम्बेडिंग्स आर देन आर एडेड टू क्रिएट द यूज़र एम्बेडिंग्स, जिसकी हमने बात कर ली यहाँ पर। फिर एक्स कैन बी रिप्लेस बाय एनी बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, तो आप इस एक्स को किसी भी बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं जिसके एंड में आप एक सिग्मॉइड लगा दें, ठीक है, या कोई प्रोबेबिलिटी का भी फंक्शन लगा सकते हैं जो ये क्लासीफाई कर सके कि यूज़र यू को ये आइटम भी पसंद आएगा या नहीं आएगा। इसके अंदर सिंस हमने ये बात की थी, ये कॉम्बिनेशन है आपका किसका, एम्बेडिंग और पाथ बेस का। एम्बेडिंग किस सेंस में कि एम्बेडिंग्स बना रहा है आइटम्स की, पाथ बेस इस तरीके से कि ये हॉप्स कर रहा है, ठीक है, नेबर के हॉप्स में जा रहा है। तो प्रोज क्या है कि इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा आपके पास जो पाथ बेस के अंदर आ रहा था, जो रैंडम मूवमेंट थी, जिसके अंदर रैंडम मूवमेंट जो हो रही थी और फिर एन प्रॉब्लम जो आ रही थी वो इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये रेडली इम्प्रूव लाइक रेडली क्या कहेंगे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे रिपल्स बनते हैं ना, रिपल्स के अंदर एक सर्कुलर इफेक्ट आता है। जैसे आप जब भी एक रिपल फेंकते हो पॉन्ड के अंदर तो वो एक हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, हर डायरेक्शन में फैलता है, ठीक है। तो ये मसला यहाँ पे नहीं आएगा। नो कनेक्शन इशू, क्योंकि अगर एक जगह उसको डेड पाथ मिल गया तो वो दूसरे पाथ पे जा सकता है। यहाँ पर हॉप्स जितने इंक्रीज होंगे, ठीक है, उतनी रेलेवेंसी कम होगी। यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे कम होगी। क्यों? यहाँ पर वो पर्सनलाइज साईफाई की दुनिया में जा रहा था, यहाँ पर हर डायरेक्शन में फैल रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल को मैंने ये इस तरीके से दिखाया है कि फॉर एग्जांपल मेरी रेटेड आइटम थी फॉरेस्ट गम, इसकी बेसिकली जॉनर्स आ गए या प्रॉपर्टीज़ आ गई या आप होते हैं इसकी नॉलेज ग्राफ आ गया, ड्रामा, यूएस और टॉम हैंक्स। ना ड्रामा से कनेक्टेड है टाइटैनिक, मे बी लेट्स अज्यूम कि मैंने फॉरेस्ट गम देखी थी ड्रामा की वजह से, तो मुझे टाइटैनिक मिल जानी चाहिए। बट व्हाट इफ़, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में फैल रहा है तो ये मुझे टॉय स्टोरी भी रेकमेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि टॉम हैंक्स ने बेसिकली वॉइस किया था टॉय स्टोरी के अंदर, बट मुझे टॉय स्टोरी नहीं मिलनी चाहिए थी बिकॉज आई वॉज वॉचिंग फॉरेस्ट गम फॉर इट्स ड्रामा, नॉट फॉर टॉम हैंक्स, नॉट टू लाइक वॉच अ चिल्ड्रंस मूवी। तो जितनी ज़्यादा ये हॉप्स पढ़ेंगे ना, उतनी ज़्यादा रेलेवेंसी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, उतनी ही कम आपकी पर्सनलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इन समरी आपके पास एम्बेडिंग्स के ना एम्बेडिंग्स क्रिएट हो रही थी और फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज़ हो रही थी बिटवीन योर यूज़र एंड आइटम्स, जिससे कोलैबोरेटिव किया। आपके अंदर पाथ बेस के अंदर मैक्सिमम पाथ, पहले सारे पाथ्स आप कैलकुलेट कर रहे थे और फिर उसमें जिसकी सबसे मैक्सिमम आ रही थी वो आपको रेकमेंड हो रही थी। यहाँ पर आपने ये बोला कि आप क्या करते हैं, अपने अनरिलेटेड आइटम्स लेते हैं जिनको हम नॉर्मली सीड कहते हैं, एक नॉलेज ग्राफ आ गया, हॉप्स इंक्रीमेंटली इंक्रीज़ करते हैं जो उसके नेबर्स पे, जो भी इसकी यूज़र की क्लिक हिस्ट्री है या जो भी यूज़र को पसंद है जॉनर्स, उनकी बेसिस पे उनके रिपल सेट्स बनाएंगे जो जाकर आइटम एम्बेडिंग्स के साथ फ्यूज़ होंगे एंड देन दे आर गोइंग टू क्रिएट न्यू आइटम एम्बेडिंग्स। वो सारी की सारी आइटम एम्बेडिंग्स आपके पास ज्वाइन हो जाएंगी जो बनकर क्या बन जाएंगी, यूज़र एम्बेडिंग, अदर दैन दिस वन, ओरिजिनल आइटम एम्बेडिंग के अलावा, ठीक है। फिर आप उन दोनों का क्रॉस ले लोगे, यूज़र एम्बेडिंग और आइटम एम्बेडिंग का, और आपको प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि एक यूज़र यू को ये आइटम भी पसंद है या नहीं है। सो दैट वाज ऑल, होप इट हेल्प्स।